गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए इस एमसीक्यू में आपसे पूछा गया है ट्रांजिएंट करंट इन आरएलसी सर्किट इज ऑसिलेटरी व्हेन द वैल्यू ऑफ आर इज, आपसे पूछा गया है आपकी आरएलसी सर्किट में, ये आरएलसी इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, आरएलसी सीरीज सर्किट में जो आपकी करंट रहेगी उसका ऑसिलेटरी, आपकी जो इस आरएलसी सर्किट में जो करंट का नेचर है वो ऑसिलेटरी होना चाहिए। उसके लिए आपकी आर की वैल्यू क्या रखी जाए इस आरएलसी सर्किट में, ताकि आपकी जो करंट का नेचर है दैट ट्रांजिएंट पार्ट ऑफ योर करंट, ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ योर करंट शुड बी ऑसिलेटरी लाइक दिस। ये आपकी करंट का ग्राफ है कंप्लीट। इस ग्राफ को दो टुकड़ों में तोड़ा गया है। स्टेडी स्टेट पार्ट, ये आ गया आपकी फाइनल वैल्यू ऑफ द करंट। उससे पहले फाइनल वैल्यू अचीव करने से पहले आपकी करंट एक ऑसिलेशन इस तरह से गुजरती है। तो आपसे पूछा गया है कि आपकी करंट का जो नेचर है ट्रांजिएंट पार्ट का वो ऑसिलेटरी रहे, तो उसके लिए बताइए आरएलसी में आर की क्या वैल्यू रहेगी। इन अदर केस आपकी करंट क्या हो सकती है। इस तरह के ग्राफ आपने कंट्रोल सिस्टम में देखे होंगे। अगर ऑसिलेटरी नहीं तो आपकी करंट का ग्राफ कुछ ऐसे भी रह सकता है। यह आ गया आपकी फाइनल वैल्यू ऑफ करंट, ये ग्राफ आपने देखा होगा कंट्रोल सिस्टम में भी। इस तरह का ग्राफ कब होता था, व्हेन यू जीटा इज लेस देन 1। और इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते थे, अंडर डैम्प सिस्टम। और आपकी करंट का ग्राफ कैसे हो सकता था, इस तरह के, इस तरह के सिस्टम्स कौन से होते थे, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। सिमिलरली अदर केस आपकी करंट का आरएलसी सर्किट में वोल्टेज देने में आपकी करंट का नेचर कैसा हो सकता था, कुछ इस तरह से। ये ग्राफ्स कौन से हो गए, फॉर जीटा ग्रेटर देन 1 फॉर ओवर डैम्प सिस्टम्स। तो ये आ गया आपके पास तीन केस आपकी करंट से, आपकी करंट के ट्रांजिएंट स्टेट के। आपका स्टेडी स्टेट तो करंट का सेम ही रहेगा, फाइनल वैल्यू अचीव करनी है करंट की, ये वाली वो तो आपकी तीनों केसेस में फाइनल वैल्यू अचीव हो ही जाएगी। आपसे न्यूमेरिकल में पूछा गया है कि जो ट्रांजिएंट पार्ट है आपकी करंट का, आई का, ये कंप्लीट करंट है, इसे दो भागों में तोड़ा गया है, ट्रांजिएंट स्टेट एंड स्टेडी स्टेट। तो आपसे पूछा गया है जो ट्रांजिएंट पार्ट है आपकी करंट का वो ऑसिलेटरी होना चाहिए। तो पूछा गया वो ऑसिलेटरी कब होगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर होगा इन सीरीज आरएलसी सर्किट। तो आर की वैल्यू बताइए ताकि आपका करंट का नेचर इस तरह का हो, ना कि ऐसा। सो व्हाट डू वी नो कि इस तरह का करंट का नेचर कब होगा, जब सिस्टम आपका अंडर डैम्प होगा। और अंडर डैम्प सिस्टम्स में क्या होता है, आपकी डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 होती है। सो दिस इज व्हाट वी नो। ट्रांजिएंट करंट आरएलसी सर्किट में ऑसिलेटरी नेचर का होना चाहिए, तो उसके लिए आपका जो सिस्टम है उसका डैम्पिंग रेशियो शुड बी लेस देन 1। सो ये आपका क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसका आंसर है सिंपली बी। आपकी आर की वैल्यू शुड बी लेस देन 2√L/C, ये इसका आंसर रहेगा। अगर आपको इस तरह से इस एमसीक्यू का सिर्फ आंसर ही जानना है तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन समझा चुका हूँ डिटेल में, आंसर आपको पता चल चुका है। अगर अभी आप कुछ स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि ये आंसर आया कहाँ से, कि आरएलसी सर्किट का करंट का नेचर ऑसिलेटरी होगा अगर आपका जो आरएलसी सीरीज सर्किट में आर की वैल्यू
अगर कम होगी इस एक्सप्रेशन से तो आपकी करंट का नेचर आरएलसी सर्किट में क्या होगा, ऑसिलेटरी। ये तो आपको पता चल गया, ये आ गया आपका एमसीक्यू का आंसर। अब ये एक्सप्रेशन आया कहाँ से, अगर आप ये जानना चाहते हैं, इसके लिए कंप्लीट अभी डेरिवेशन रहेगी। अभी हम वो डेरिवेशन सीखेंगे। उस डेरिवेशन को कराने का पार्ट है, 2 रीजंस हैं। एक कि आपको कभी ये डेरिवेशन सब्जेक्टिव पार्ट में आपके एसएससी के एग्ज़ाम में या ईएससी के एग्ज़ाम में ये डेरिवेशन काम आ सकती है। सेकंड, हम ये डेरिवेशन करेंगे और उस डेरिवेशन में से 3 से 4 एमसीक्यूज़ जो अदरवाइज़ आपको क्रैम करने पड़ने थे कि एमसीक्यूज़ के आंसर आप 6 से 7 एमसीक्यूज़ लीजिए, जिनके आंसर आपको क्रैम करने पड़ने थे, वो आपको इस डेरिवेशन के बाद समझ आ जाएगा कि वो आंसर्स 6 से 7 एमसीक्यूज़ के बने कैसे। सो दिस डेरिवेशन हैज़ 2 इम्पोर्टेंस सब्जेक्टिव पार्ट के लिए, एंड द अदर इज 6 से 7 आपके एमसीक्यूज़ के आंसर आए कहाँ से, आपको इस एक डेरिवेशन से पता चल जाएगा। तो चलिए डेरिवेशन कंटिन्यू करते हैं। देखिए अभी हम डेरिवेशन करेंगे और जानेंगे कि हमारे इस एमसीक्यू का आंसर ये क्यों है। तो देखिए सीरीज आरएलसी सर्किट किस तरह का दिख जाएगा, कुछ इस तरह का। ये आ जाएंगी आपके रिएक्टेंस की वैल्यू। इसी वैल्यू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एस एल, और इसे 1 डिवाइडेड बाय एस सी, क्यों, जे ओमेगा इज इक्वल टू एस। तो यहाँ पे एस डोमेन में मैं एक डेरिवेशन करूँगा। तो एस डोमेन में क्यों कर रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको वो भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जे ओमेगा एल को एस एल से रिप्लेस कर देते हैं और 1 ओवर जे ओमेगा सी को 1 ओवर एस सी से रिप्लेस कर देते हैं। देखिए आरएलसी सर्किट को मैं इस तरह से वोल्टेज दूंगा तो यहाँ पे कुछ करंट बनेगी। ये आ गया मेरा इनपुट, ये करंट आ गई मेरी सर्किट में, सिस्टम में आउटपुट। ठीक है, तो एक काम कीजिए, सबसे पहले डेरिवेशन की शुरुआत आपकी जेड ऑफ एस कैलकुलेट करने से होगी। जेड ऑफ एस क्या आ जाएगा आपका, इस सर्किट में सिंपली तीनों सीरीज एलिमेंट को ऐड कर दीजिए, इसे थोड़ा रिड्यूस कीजिए। यहाँ पे ये बन जाएगा आर एस सी प्लस एस स्क्वेयर एल सी प्लस 1। यहाँ पे एलसीएम लेने पे ये आ जाएगा आपका सेट ऑफ एस का आंसर। तो देखिए ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, हमने कंट्रोल सिस्टम के और नेटवर्क एनालिसिस के बेसिक कोर्स में देखा था। ट्रांसफर फंक्शन होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इन एस डोमेन। ठीक है, यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या है, करंट, और इनपुट क्या है, वोल्टेज। तो उसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, एस सी डिवाइडेड बाय आर एस सी प्लस एस के एल सी प्लस 1। ये जेड ऑफ एस क्या होता है, वी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आई ऑफ एस, इसे उल्टा करके लिख दिया है मैंने। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में लिखिए, थोड़ा सा मैनिपुलेट कीजिए फॉर सम पर्टिकुलर रीज़न। एल सी यहाँ से कॉमन लीजिए, एस के का कोफिशिएंट 1 बनाइए, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, आर डिवाइडेड बाय एल एस प्लस 1 डिवाइडेड बाय एल सी। तो आपका ट्रांसफर फंक्शन आई ऑफ एस डिवाइडेड बाय वी ऑफ एस फाइनली बन जाएगा एस डिवाइडेड बाय एल डिवाइडेड बाय एस क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाय एल एस प्लस 1 ओवर एल सी। देखिए ये एक्सप्रेशन देख के, ये डिनोमिनेटर की इक्वेशन देख के क्या आपको कुछ याद आता है कंट्रोल सिस्टम में, दिस डिनोमिनेटर कैन बी रिटन एज एस स्क्वायर प्लस आर बाय एल एस प्लस 1 डिवाइडेड बाय एल सी इक्वल टू 0, एंड दिस इज इक्वेशन 1. The above equation is characteristic equation for the RLC series circuit. कंट्रोल सिस्टम में आप लगातार वर्ड सिस्टम पढ़ते थे। यहाँ पे सिस्टम क्या होता है, एक जनरल वर्ड है, सिस्टम कुछ भी हो सकता है, गाड़ी, कार, मोबाइल। यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर सिस्टम मिल चुका है RLC सीरीज सर्किट, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी। तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन लिखिए, स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो क्या होती है आपकी एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन मल्टीप्लाई बाय एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 0. दिस इज योर standard second order characteristic equation. So on comparing equation 1 and 2, we can see R by L is equal to 2 zeta omega n. R by L क्या होता है आपके सीरीज RLC सर्किट में. दिस इज योर बैंडविड्थ. सो आपसे कभी आपके कंट्रोल सिस्टम में MCQ है या आपके नेटवर्क एनालिसिस में MCQ है और आपसे पूछा जाए बैंडविड्थ इज इक्वल टू कंट्रोल सिस्टम में ऑप्शंस ये होंगे फॉर सेकंड ऑर्डर बैंडविड्थ फॉर सेकंड ऑर्डर सिस्टम. फिक्र करने वाली बात नहीं है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए पूछेंगे. थर्ड ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपसे बैंडविड्थ का क्वेश्चन नहीं आएगा. सो बैंडविड्थ का फॉर सेकंड ऑर्डर सिस्टम 3 ऑप्शंस 4 ऑप्शंस लिखे रहे होंगे. तो बैंडविड्थ इज गिवन बाय 2 जीटा ओमेगा एन. जो हाँ आंसर होगा जो ऑप्शन होगा वहाँ पे आप टिक कर देंगे. सो दिस इज योर 1 MCQ. इस एक डेरिवेशन से ये MCQ निकलता है आपका बैंडविड्थ इज गिवन बाय R by L in network analysis and 2 zeta omega n in second order system in control system. So bandwidth is given by 2 zeta omega n. ये याद रखिएगा. देन आगे चलते हैं, आगे और कंपैरिजन करते हैं इन दोनों इक्वेशंस का. फ्रॉम हियर वी कैन सी ओमेगा n square is equal to 1 divided by LC. Omega n can be written as 1 divided by under root LC. 2 मिनट. यहाँ पे बैंडविड्थ थी यूनिट्स सिर्फ रेडियन होता है, नॉट पर सेकंड. याद आएगा आपका रेडियन पर सेकंड. सो योर नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट LC. नेक्स्ट कंपैरिजन कीजिए ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ S. तो वहाँ पे क्या मिलेगा हमें 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू R by L. यहाँ से जीटा की वैल्यू देखिए क्या बनेगी आपकी 2 जीटा ओमेगा एन क्या निकाला अभी हमने 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट LC इक्वल टू R by L. यहाँ से आपका जीटा बन जाएगा R डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट C by L. यह आ गया आपका डैम्पिंग रेशियो. ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मेजरमेंट में भी काम आएगी आपको. और यहाँ से आप देख सकते हैं आपकी डैम्पिंग रेशियो की आपसे कई बार MCQ में एक्सप्रेशन पूछा जाता है. डैम्पिंग रेशियो इज गिवन बाय इन सेकंड ऑर्डर RLC सीरीज सर्किट. तो एक्सप्रेशन का आंसर सीटा का ये रहेगा और यह एक्सप्रेशन आया कहाँ से अब आप अच्छे से बता सकते हैं. नेक्स्ट बात आती है इसी एक्सप्रेशन की वजह से ये MCQ यहाँ पे सॉल्व हुआ है. देखिए कैसे. यहाँ पे हम जानते हैं आउटपुट का अगर नेचर ऑसिलेटरी चाहिए तो इसका मतलब आपका जो सिस्टम है दैट शुड बी अंडर डैम्प सिस्टम. और अंडर डैम्प सिस्टम होगा तो दैट मीन्स आपकी डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 होगी. सो जीटा इक्वल टू R डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट C by L. आपका यहाँ पे करंट के लिए कहा गया था कि इसका नेचर ऑसिलेटरी होना चाहिए. तो बताइए R की क्या वैल्यू रहेगी. यही था क्वेश्चन, R की वैल्यू पूछी गई थी. बताइए सीरीज RLC सर्किट में क्या रखें R की वैल्यू सो दैट योर करंट योर आउटपुट इज ऑसिलेटरी इन नेचर. ठीक है, तो यहाँ से वो निकलेगी ऑसिलेटरी का मतलब आपका सिस्टम में आउटपुट अगर ऑसिलेटरी है तो इसका मतलब आपका सिस्टम अंडर डैम्प सिस्टम है. एंड फॉर अंडर डैम्प सिस्टम्स जीटा इज लेस देन 1. तो यहाँ से आपकी R की वैल्यू निकल जाएगी R शुड बी इक्वल टू 2 अंडर रूट LC. R शुड बी लेस देन
√L/C, और यही हमने आंसर मार्क किया है। अब इसी एक डेरिवेशन से 2 MCQs और देखिए। आपसे कभी पूछा जाए R की वैल्यू बताइए सो दैट देयर इज नो ऑसिलेशंस फॉर ओवरडैम्प सिस्टम। अगर ऑसिलेशंस नहीं हो तो वो कौन सा सिस्टम हो जाएगा, ओवरडैम्प या क्रिटिकली डैम्प्ड। मान लेते हैं फर्स्ट अ केस कि आपसे ओवरडैम्प सिस्टम के लिए R की वैल्यू पूछी गई है। फॉर ओवरडैम्प सिस्टम्स जीटा क्या होता है, ग्रेटर देन 1, so zeta equal to R/2 √C/L। दिस इज ऑल फॉर सीरीज सर्किट, सीरीज RLC सर्किट। पैरेलल के लिए केस अलग होता है, हम कभी देखेंगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी जीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से आपकी फॉर सिस्टम टू बी ओवरडैम्प R की वैल्यू क्या बन जाएगी, R शुड बी ग्रेटर देन 2 डिवाइडेड बाय √L/C। सिमिलरली अगर आपसे R की वैल्यू पूछी जाए सिस्टम के लिए फॉर क्रिटिकली डैम्प्ड system, in that case zeta should be equal to 1. So zeta is equal to R/2 C/L. This value should be equal to 1 for system to be critically damped. तो यहाँ से आपका R क्या आ जाएगा, R should be equal to this value। अगर ऐसा होगा तो सीरीज RLC सर्किट में आपका जो सिस्टम बनेगा वो क्रिटिकली डैम्प्ड होगा। तो इस एक डेरिवेशन से आपके काफ़ी MCQs निकल जाते हैं। इसी एक पूरी डेरिवेशन में से आपके 6-7 MCQs गोल घुमा के पूछ लिए जाते हैं। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। तो इस डेरिवेशन को एक बार देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, मेजरमेंट में भी हम सेम डेरिवेशन देखेंगे फॉर द सेम रीज़न। तो ये डेरिवेशन हुई कैसे, इसे एक बार समझ लीजिए। बहुत ही सिंपल है, आपने फर्स्ट टाइम देखी होगी तो इट माइट सीम्स कन्फ्यूजिंग, बट है बहुत सिंपल। तो एक बार समझ लीजिए, इसे डरने की ज़रूरत नहीं है इस डेरिवेशन से। इस डेरिवेशन में मैंने किया गया है RLC सीरीज सर्किट बना दिया, उसका Z(S) बना दिया। Z(S) को P/I लिखा है सिंपली, कोई बड़ी बात नहीं। RLC सर्किट का Z(S) निकाल दिया, Z इक्विवेलेंट निकाल दिया, एंड देन ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, आउटपुट बाय इनपुट। तो इस Z(S) को इन्वर्स कर दिया और डिनोमिनेटर से मैंने फाइनली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की तरह S² से इसका कोएफिशिएंट 1 रख के अपनी यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिराइव कर ली, विच इज़ दिस वन, और उसे कंपेयर कर दिया इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, विच इज़ एन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ RLC सीरीज सर्किट। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मैंने कंपेयर कर दिया विद द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स, विच इज़ दिस वन। बस कंपेयर कर दिया। कंपेयर करते करते पहले S का कोएफिशिएंट कंपेयर कर दिया, कोई कंक्लूजन निकल गया। देन कांस्टेंट कंपेयर कर दिए, कुछ कंक्लूजन निकल गया। देन जीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, कुछ कंक्लूजन्स निकल गए। तो यहाँ पे ये सारे कंक्लूजन्स निकल गए। बस किया गया Z(S) निकाला है। बहुत इजी डेरिवेशन है, मैं चाहता नहीं हूँ कि आप इस डेरिवेशन से डरें, दूर भागें। इस डेरिवेशन में करना क्या है, सिंपली Z(S) निकालना है, उसे इन्वर्स करना है। देन इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आपको कंपेयर करना है विद स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और कुछ कंक्लूजन्स निकालने हैं। दैट इज़ ऑल व्हाट आई हैव डन इन दिस डेरिवेशन। चलिए अब ये MCQ देखिए इस MCQ में आपसे कहा गया है फॉर RLC सीरीज सर्किट, R की, L की, C की आपको वैल्यूज़ गिवन है। यहाँ पे आपको कहा गया है इफ़ RLC सीरीज सर्किट इज सप्लाइड विद दिस 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज वोल्टेज, कैलकुलेट द पावर। तो पावर कैलकुलेट करनी है आपको इस सर्किट के लिए। सबसे पहले आपको इस सर्किट में I की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले I निकालते हैं, और I निकालने से पहले आपको इस सर्किट में Z क्या है वो पता होना चाहिए। Z इन दिस केस इज़ 4 + J12 - J9 सीरीज एलिमेंट्स हैं, सीरीज में कनेक्टेड एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, उन्हें सिंपली ऐड कर दीजिए। तो ये बन जाएगा फाइनली 4 + J3
ये आ गया आपका Z। इस न्यूमेरिकल को हम सेट के इस वेक्टर फॉर्म से, फेजर फॉर्म से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप परस्यू करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, एंगल का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। एक काम करते हैं, सेट का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा आसान हो जाएगा और इससे काम भी बन जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा आपका सेट का मैग्नीट्यूड 5 ohms। अब चलिए नाउ टू कैलकुलेट पी, आई कैलकुलेट करते हैं। आई क्या आ जाएगा आपका, आई का मैग्नीट्यूड सिंपली वी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय सेट मैग्नीट्यूड। वी का मैग्नीट्यूड कितना है 200 वोल्ट्स, वी आर एम एस, डिवाइडेड बाय सेट का मैग्नीट्यूड कितना है 5। सो योर आई इज 40 एम्पियर इन मैग्नीट्यूड। सो योर आई इज 40 एम्पियर। नाउ वी कैन कैलकुलेट पी। तो पी क्या आ जाएगा जरा देखिए। पी कैन बी नाउ कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज वी आई कॉस बाई आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। चलिए तो यहाँ पे हम आई स्क्वायर आर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आई हैज़ बीन कैलकुलेटेड एज 40 स्क्वायर एंड आर इज 5 ohms। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 1600 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 मिनट रुकिए। Here R is 4 ohm. Here Z is 5 ohms. यहाँ पे आपको हमें R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है which is 4 ohms. So 1600 into 4 is 6400 watts. तो ये आ गया आपका P का आंसर। So A is your answer. अब देखिए यहाँ पे एक आध MCQ और बनता है, मोस्टली आस्क्ड इन इंटरव्यूज। इंटरव्यूज में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, P is calculated with the help of this formula. The answer is yes. Can P be calculated with the help of this formula? The answer is again yes. Can P be calculated with this formula? इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछता है तो आंसर तो रहेगा yes। तो वो पूछेगा आंसर निकाल कर दें, तो आप कहेंगे P इज इक्वल टू V की वैल्यू लेंगे 200 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R विच इज़ हो है 4। तो आपका आंसर आ जाएगा नाउ। ये तीनों फॉर्मूलाज को एक ही आंसर यील्ड करना चाहिए था। बताइए ये आंसर फिर क्यों नहीं आया, ये आंसर आपका गलत क्यों आया। देखिए यहाँ पे जो आपने V की वैल्यू ली है 200 वोल्ट्स, दिस वोल्टेज इज योर सप्लाई वोल्टेज। इस फॉर्मूला में आप P इक्वल टू वी स्क्वायर आर में, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा रहा गया है, ध्यान से सुनिएगा। P इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर में V की वैल्यू आप यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज नहीं ले सकते। यहाँ पे जो वोल्टेज लेनी होती है दैट इज वी आर। देखिए पावर आपकी कौन कंज्यूम करता है, सिर्फ और सिर्फ आर। ठीक है, एल और सी आपका क्या कहते हैं, पावर को, एनर्जी को स्टोर करते हैं मैग्नेटिकली। तो एल एंड सी पावर कंज्यूम नहीं करते। जो पावर कंज्यूम करने वाला एलिमेंट है, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, दैट इज ओनली रेजिस्टेंस आर। पावर कंज्यूम करता है आर। तो जो P इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर फॉर्मूला रहता है, यहाँ पे जो वोल्टेज लेनी है आपको, वो वोल्टेज आपको रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज बन रही है वो लेनी है। दिस इज ट्रू। P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर फॉर्मूला कैन बी यूज्ड डेफिनेटली। यहाँ पे जो वोल्टेज लेनी है, ये वोल्टेज नहीं लेनी आपको, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या वोल्टेज बन रही है वो वोल्टेज लेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सो इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि बताइए ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं और कर सकते हैं। तो इस तरह के सर्किट में आपको वहाँ पे एक पेपर में ड्रॉ करके दे देंगे, पूछेंगे करके दिखाइए ये फॉर्मूला यूज़। तो वहाँ पे अगर आपने V की वैल्यू ये वाली ले ली सप्लाई वोल्टेज, तो आपका आंसर गलत आएगा। वहाँ पे आपको
इंटरव्यूअर के सामने वोल्टेज की वैल्यू रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज बन रही है वो वाली लेनी है और बताना है कि यहाँ पे RMS वैल्यू जो लेनी है V की, दैट इज दिस वन विच इज़ अक्रॉस योर रेजिस्टेंस। चलिए अभी MCQ देखिए। यहाँ पे आपको सप्लाई वोल्टेज ऑफ 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज इज फेड टू अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। इसके लिए इंस्टेंटेनियस इक्वेशन लिख कर दीजिए। इंस्टेंटेनियस इक्वेशन कैसे लिखेंगे? इट इज़ रिटन एज V पीक मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। इस फॉर्म में लिख कर दीजिए। जो आपको ये वोल्टेज दी गई है दैट शुड बी RMS वोल्टेज। सो V पीक कैसे निकल जाएगा आपका? V पीक इज इक्वल टू √2 टाइम्स VRMS। यहाँ पे √2 कितना होता है? 1.414 मल्टीप्लाई बाय 230 वोल्ट्स करेंगे तो आपको आपका V पीक मिल जाएगा 325 वोल्ट्स। देन नेक्स्ट ओमेगा टी कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओमेगा इज इक्वल टू 2πf 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 50। ये आप करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा 2 × 50 100, सो सिंपली 314 रेडियन पर सेकेंड। ये आपको आपका ओमेगा का आंसर भी मिल गया। सो नाउ आप अपना वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। कैसे रहेगा वो? 325 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 314। पाई की अगर एग्जैक्ट वैल्यू लें तो इट विल बी 314.16 टी प्लस फेज डिफरेंस यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है तो इसे सिंपली 0 ले लीजिए तो आपका इंस्टेंटेनियस इक्वेशन बन जाएगी वोल्टेज की इस तरह से। एंड सो सी इज योर आंसर। चलिए ये MCQ सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर। तो पावर फैक्टर कैसे निकल जाएगा आपको? cos phi इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई Z। देयर आर मेनी वेज टू कैलकुलेट द पावर फैक्टर। tan phi इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई R। तो आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। देयर आर मेनी वेज। तो यहाँ पे हम ये वाला यूज़ करेंगे। सबसे आसानी से हमारा आंसर यहीं से निकलेगा। R कितना है आपके पास? 8 ओम। Z कितना है? कैलकुलेट कर लेते हैं। Z इज इक्वल टू √R² प्लस x²। R है आपके पास 8²। XL आपको गिवन है 6। दिस इज 64 प्लस 36 अंडर द रूट। दिस इज अंडर रूट 100। सो Z इज 10 ohms। ये आ गया आपका Z का आंसर। यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए Z की तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आंसर 0.8। सो T इज योर आंसर। ये परफेक्ट इज 0.8। लैगिंग क्यों है? आपका सर्किट आप यहाँ से देख सकते हैं इंडक्टिव सर्किट है आपका। तो सर्किट अगर इंडक्टिव है तो आपका पावर फैक्टर कौन सा होगा? लैगिंग। आपकी करंट क्या है? आपके वोल्टेज को लैग करेगी बाय सम एंगल फाई। सो दैट्स व्हाई। ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि आपका सर्किट इंडक्टिव है। सो आपका लैगिंग पावर फैक्टर है। सो आंसर इज दैट्स व्हाई 0.8 लैगिंग।